लघु उद्योग भारती के पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित नागपुर के आदरणीय नागरिकों, लघु उद्योग के भूमिका पर और उसमें हमारे देश के बैंकों का दायित्व पर बोलने के पहले मैं एक अर्थ प्रणाली कैसे अनुकूल हो सकती है उस पर थोड़ा अपनी विचार रखने चाहता हूं। आर्थिक विकास तीन चीजों पर निर्भर है। एक तो पूंजी, जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं या कैपिटल, दूसरी श्रम शक्ति या लेबर, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, नवीन रास्ते, टेक्नोलॉजी के रास्ते से, जिसको अंग्रेजी में इनोवेशन कहते हैं। ये तीनों मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास होती है। और जितने नवीनतम इनोवेशंस आप उपयोग करते हो, उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसकी गति में बढ़ोतरी होती है। एक जमाने में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे विकसित देश मानी जाती थी और लगभग चाइना के साथ जुड़कर 55% हमारी विश्व के जो राष्ट्र आय है उसकी हिस्सा वो उत्पन्न करते थे। लेकिन बाहर से आक्रमण दोनों देशों पर हुआ, हमारे देश में ज़्यादा हुआ और ज़्यादा क्रूर भी हुआ, और धीरे धीरे हम लोगों की, दोनों देशों की आर्थिक स्थिति घटते गई और 1947 में हम लोग दोनों बड़े गरीब देश बने। लेकिन जो पश्चिम देश थे उन्होंने हमसे भी सीखा। हमने तो उनको गणित सिखाया, रॉकेटरी तक सिखाया, या चोरी किया यहाँ से। तो उस प्रकार से ये सारी करके उन्होंने यंत्र तैयार किए, जिस यंत्र को हमें अपने देश में आने नहीं दिया। जैसे लोकोमोटिव शुरू की वो 1812 में, लेकिन हमारे देश में 1857 की तक उन्होंने उसको आने नहीं दिया। इसी प्रकार से बेसमर स्टील प्लांट, जिससे इस्पात बनती थी, वो भी उन्होंने उसके देश में उन्होंने उसको पाया, उसकी शोध करके उन्होंने स्थापित किया और अपने देश के विकास में उन्होंने लगाया, खासतौर पर इंग्लैंड ने। लेकिन हमारे देश में 1920 तक उसको आने नहीं दिया। तो इस नए तरीके से काम करने का, जैसे रेलवेज ने मार्केटिंग इंग्लैंड में बड़ी यानी एक संगठित कर दी थी, दूर दूर बेच सकते थे। स्टील प्लांट आने के कारण कंस्ट्रक्शन में बड़ा लाभ हुआ, तो उस देश उस कारण से बढ़ने लगी और हमारे देश से भी साधन वो लूट के ले जाते थे, उसका भी उन्होंने इस प्रकार से उपयोग किया। महायुद्ध, पहली महायुद्ध के बाद अमेरिका नए यंत्र पैदा करने लगे। पहले उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, टेलीफोन, उसके बाद जेट इंजन्स, फैक्स मशीन्स, और पिछले शताब्दी में 1999 में उन्होंने इंटरनेट टेक्नोलॉजी उसकी प्रवेश करवाए। उस इंटरनेट टेक्नोलॉजी से आज देश में कोने कोने में आप चिट्ठी लिख सकती हो, एक क्षण में पहुंच जाती है और जवाब भी एक क्षण में आ जाती है। और न्यूयॉर्क में बैठकर आप इंटरनेट के जरिए
अनेक देशों की जो आपकी कंपनीज की ब्रांचेज हैं उसको चला सकते हैं, और इसीलिए इन देशों की में विकास हुआ। लेकिन हमारे देश को वंचित करने के लिए हम पीछे रहे, और 1947 में हम लोगों को उस ओर हमें कदम उठाना चाहिए था, और अपने देश की जो प्रमुखता थी वो थी श्रम शक्ति, उसका पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत रूस से उनको प्यार हो गया, और उन्होंने सोवियत रूस की मॉडल को लगाई हमारे देश पर। अब सोवियत रूस की मॉडल जो थी उसमें उसका आधार ये था कि कृषि से साधन को चूसेंगे या निकालेंगे और उसको हम औद्योगिकरण में लगाएंगे। ये उनकी मॉडल थी। ये हमारे देश के लिए फिट नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेजों ने जमींदारी के जरिए और अन्य रास्ते से उन्होंने हमारी कृषि का तो सारा खून चूस लिया था। क्योंकि 1857 में हमारे जो किसान थे उन्होंने पूरा साथ दिया था उस हमारी राष्ट्रीय विद्रोह का जो आंदोलन था, जिसको सावरकर कहते थे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसमें उन्होंने पूरा साथ देने के कारण उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि हम इस किसानों का कमर तोड़ देंगे। इसीलिए उन्होंने कितने भी साधन निकाल सकते थे किसानों से और कृषि से, उसके लिए उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू करके, और 1947 में हमारी कृषि के पास कुछ भी नहीं था, और उसके लिए उसमें से साधन निकाल के इंडस्ट्रियलाइजेशन करना ये तो अव्यावहारिक था। और जवाहरलाल नेहरू के अनेक विचारों तो अव्यावहारिक ही रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते थे। और महात्मा गांधी और सरदार पटेल जाने के बाद वो सर्वे थे। तो इसीलिए हमारी जो विकास हो सकती थी, यदि उस समय हम ग्राम के विकास और लघु उद्योग पर जोर देते तो हमारी देश बड़ी तेजी से बढ़ जाती। एक देश ने ये किया, महायुद्ध में पूर्ण नष्ट होने के बाद जापान ने इस लघु उद्योग का उपयोग किया, और उन्होंने बड़ी होशियारी से की। उन्होंने देखा अमेरिका में मोटोरोला रेडियो बना रही है, उन्होंने देखा कि टेलीविज़न बना रहे हैं, और इस सारी चीज़ों पर उन्होंने देखा अमेरिका में श्रम शक्ति कम यानी महंगा होने के कारण वो एक बड़े फैक्ट्री के अंदर सामग्री एक दरवाजा से आती थी और कन्वेयर बेल्ट से बनते जाती थी और दूसरे दरवाजे से बाहर फाइनल प्रोडक्ट निकलती थी। ये सिस्टम अमेरिका की थी। तो उसको उन्होंने कहा कि इसमें तो बड़े बड़े फैक्ट्री बनाने के लिए, बड़े बड़े छत बनाने के लिए, इसमें इस बात के खर्चे सब देखते हुए ये ओवरहेड कॉस्ट जिसको कहते हैं उसमें इतना बड़ा ज़्यादा हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा अब मोटोरोला का रेडियो है, इसको हम अपने देश में उत्पन्न करेंगे तो कौन से रास्ते से करनी चाहिए। उस समय जापान पूर्णतः हार गई थी महायुद्ध में, और इसीलिए उसकी श्रम शक्ति जो थे बेरोजगारी थी और बड़े वेतन में काम करते थे, तो वेतन बहुत न्यूनतम था। तो उन्होंने ये सोचा कि ये रेडियो में सर्किट है, उसके बॉक्स है, उसके जो नॉब्स हैं, उसकी जो प्लेट है जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ती, इसको अलग अलग हम छोटे उद्योग में पैदा करें। इससे क्या होगा कि जो ओवरहेड कॉस्ट है, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाने की अनावश्यकता हो जाएगी, छोटे छोटे झोपड़ियों में बनाएंगे। और इससे उन्होंने वहाँ जापान ने टोशिबा, पैनासोनिक, ये सब लोगों ने कंपनी शुरू करके बहुत श्रेष्ठ रेडियोस बनाए और बड़े सस्ते दाम पर। जो मोटोरोला बनाती थी अमेरिका में, उसकी 1/20 के दाम पर बनाने लगे, और सारी मार्केट जो है, मोटोरोला ने तो रेडियो बनाना बंद कर दी
और जापान ने फिर उसमें उनका सर्व हो गए। और इसी प्रकार से उन्होंने टेलीविज़न का भी किया। सोनी ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था अमेरिका का तो आजकल टेलीविज़न ही नहीं पैदा होती है अमेरिका में, ये सारा जापान में पैदा करती है। पता नहीं अब प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता है, मूर्ख होंगे यदि वो जापान को रिप्लेस करने कहेंगे इस मामले में, क्योंकि अमेरिका के पास आज भी जो लेबर है वो महंगा है और इसीलिए वो जापान की मॉडल को रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए जापान फिर ऑटोमोबाइल में गई, अनेक चीज़ों में गई, लेकिन आखिर में जापान को 1997 में एक बड़ा फिनेंशियल क्राइसिस आई, उसमें नीचे गिर गए, अभी तक पूर्ण रूप से उठे नहीं। उसके कारण कि उन्होंने अपने फाइनेंशियल सिस्टम, अपने बैंकों को ठीक से नहीं रखा था, यानी वो बैंकों के लिए जो नियम पालन करनी चाहिए उन्होंने पालन नहीं की और धीरे धीरे उनकी लेबर भी थोड़ी महंगा हो गई, क्योंकि यानी संपत्ति बढ़ी जापान में। तो इसीलिए जापान 1997 के बाद ये नहीं कर सकी। चाइना ने इसी प्रकार के दूसरे तरीके से इस मॉडल को लागू की। उन्होंने क्या किया कि जापान हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, फिलीपींस हो, ये सारे देशों में धीरे धीरे जो श्रम शक्ति है उसकी वेतन बढ़ गई है और चाइना के पास श्रम शक्ति बड़ी थी, बड़ी सस्ते थी और स्किल्ड लेबर भी थी। तो उन्होंने ये एक अमेरिका से दोस्ती करके उन्होंने इन देशों से एक समझौता किया कि आप जैसे लेनोवो का लैपटॉप है, आप सिर्फ उसकी सर्किट और उसकी जो डिज़ाइन है उसको आप बनाइए और उसको हमारे देश भेजिए और हम हमारे देश में उसकी जो कीबोर्ड है वो बना के लगा देंगे, उसमें जो ग्लास होती है, जो स्क्रीन है वो लगा देंगे और फिर सारे इसको करके हम हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। और इसीलिए लेनोवो में लिखा होगा मेड इन चाइना, परंतु वास्तव में चाइना में नहीं बना उसने, जो मूल हिस्सा थी उसकी वो ताइवान में बनती है और आज भी ताइवान में बनती है। इसी प्रकार से अन्य चीज़ रेफ्रिजरेटर, सारी चीज़ों को वो टुकड़े टुकड़े में लाते हैं और फिर उसको जोड़ जोड़ के करते हैं। जापान ने क्या किया था कि उन्होंने जो प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर था उसकी विकेंद्रीकरण की और उससे उन्होंने सस्ते माल पैदा करके अमेरिका को पीछे किया। और चाइना ने क्या किया, उन्होंने जापान से, साउथ कोरिया, सबसे सेमी प्रोसेस्ड गुड्स जिसको कहते हैं, यानी जो आधा बना हुआ था उसको लिया और उसको फाइनल वैल्यू ऐड करके अमेरिका को बेचा। तो चाइना घाटा में था इस तरफ और वहाँ अमेरिका में उन्होंने और यूरोप में बेचकर खूब फॉरेन एक्सचेंज कराया और तो आज चाइना की जो ग्रोथ हुई है उस कारण से हुई। हम लोग इस बीच में सोवियत रूस के चक्कर में फंस गए और 40 साल लगाई। और जब नरसिम्हा राव, पहले तो चंद्रशेखर आए, उस समय हमारी बड़ी क्राइसिस चल रही थी फॉरेन एक्सचेंज की, तब चंद्रशेखर ने मुझसे कहा क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा ये वैसे चंद्रशेखर भी सोशलिस्ट था, उसको थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा सोशलिज्म फेल हो गया है और इसीलिए अब हमें मार्केट इकोनॉमी, बाजारी प्रणाली में जाना चाहिए। तो या तो इतनी बड़ी क्राइसिस होगी कि हमें डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा और दुनिया भर में हमारी नाम खराब हो जाएगी। तब उन्होंने कहा कि फिर दस्तावेज़ तैयार करो। मैंने दस्तावेज़ तैयार किया और उससे थोड़ी राहत मिली और अमेरिका का भी सहयोग इस बात से मिली कि अमेरिका गल्फ वॉर फर्स्ट गल्फ वॉर में लग गई, तो उनको मेरे पास आए, चंद्रशेखर ने उनको भेजा था कि हमें फिलीपीन से जहाज़ लानी है और सऊदी अरेबिया तक उस जहाज़ को जाना है, लेकिन रास्ते में कहीं रीफ्यूलिंग होना है, तो इंडिया में हम करने चाहते हैं। तो मैंने कहा इंडिया में करने चाहते हैं तो इसको कीमत चुकाना पड़ेगा, कितना पैसा दोगे आप? तो उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल फ़्लाइट्स आते हैं उसको जो लैंडिंग चार्जेस है उसकी 3 गुना देते हैं। मैंने कहा आप हमारी पॉलिसी बदल दें
और अमेरिका को यहाँ उतरने की अनुमति दें, और आप सिर्फ ये छोटी सी लड्डू दे रहे हो, यानी तीन गुना लैंडिंग चार्ज। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा हमारी फॉरेन एक्सचेंज का घाटा है $2 बिलियन, वो दे दीजिए। हम आपसे नहीं चाहते, हम IMF से चाहिए हमें, तो IMF से आप दिला दीजिए, और कोई शर्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक उस समय तक इतिहास में IMF ने कभी बिना शर्त कर्जा दिया नहीं किसी देश को। तो मैंने कहा शर्त तो हम मान नहीं सकते, तो बिना शर्त दो, नहीं तो नहीं होना है, आपका हवाई जहाज नहीं आ सकता है। तो अमेरिकन एम्बेसडर बड़े चिढ़े हमसे, परंतु वो जानते थे कि मेरी शिक्षा अमेरिका में हुई, तो मैं अमेरिका का मंशा जानता हूँ। जब वो कुछ चाहते हैं तो वही भी कीमत चुकाने के लिए हो जाते हैं। तो ये पता करना होता है कि वो क्या चाहते हैं। ये बुरी तरह चाहते थे, तो फिर उन्होंने आखिर में मजबूर होकर हमें $2 बिलियन IMF से दिलाई, जो आज के कीमत में $10 बिलियन होगा। उन्होंने बिना शर्त दिलाई, इससे हम बचे। उसके बाद हमने दस्तावेज तैयार किया, और आजकल पुस्तक नरसिम्हा राव की बायोग्राफी लिखी जा रही है, उसमें उल्लेख है कि सारे जो दस्तावेज हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म का, वो मुझसे नरसिम्हा राव ने लिया था। मुझे कहा था कि तुम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लो, मैं मिनिस्टर बना दूंगा तुम्हें। मैंने कहा मैं कांग्रेस पार्टी तो कभी नहीं ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ये पार्टी तो एक परिवार की है, और आप तो किराएदार हैं, थोड़ी दिन के लिए हैं। तो बात तो वैसे ही निकली, और लेकिन फिर उन्होंने दूसरे रास्ते से मुझे कैबिनेट में लाए, एक गैट कमीशन बनाकर मुझे कैबिनेट रैंक दिया। तो नरसिम्हा राव ने साहस दिखाई, और उन्होंने सारी सोवियत सिस्टम को ध्वस्त किया, और मार्केट इकोनॉमी पूरे संपूर्ण रूप से नहीं लाए, परंतु कई जगह में जहाँ कोटा लाइसेंस ये सारी थी, सबको अबॉलिश किया। और हमारी ग्रोथ रेट जो 3.5% होती थी 40 साल के लिए, वो बढ़कर 9% तक पहुँच गए। तो आज हमें उसी प्रकार से थोड़ी सोचनी है, एक क्रांतिकारी दृष्टि से इसको सोचनी है। और मेरी राय में हमारी इकोनॉमी ऊपर उठ के आनी है आज, तो हमें 2 क्षेत्रों को हमें उपयोग करना चाहिए। पहला क्षेत्र है कृषि, और दूसरा क्षेत्र है ये लघु उद्योग। इन दोनों के मिलन करके हम योजना बनाएंगे, तब हमें संपूर्ण रूप से जो सफलता मिलनी चाहिए, और देश दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन के लिए दावेदार बनने के लिए जो अवसर हम सब ढूंढ रहे हैं, वो मिल सकेगी। और उसके लिए क्या करना चाहिए, और मैं आज इसीलिए लघु उद्योग पर बोलने चाहता हूँ। लघु उद्योग आज सबसे ज़्यादा नौकरी हमारे देश में पैदा करती है। किसी क्षेत्र में, किसी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देखोगे तो मैक्सिमम लघु उद्योग से है। वो लगभग 10 करोड़ नौकरी देती है, और वो लोग उन लोगों को देती है जो ITI से आते हैं, या जो कृषि से पढ़कर कॉलेज में वहाँ पढ़कर फिर कृषि में काम नहीं करने चाहते हैं, वो नौजवान आते हैं। और हमारे देश में तो 35 साल से कम उम्र के जो युवा है वो तो 70% है, और इस 70% को हम ट्रेन करेंगे तो फिर हम कर सकते हैं। ये बड़े बड़े उद्योग में उनको जगह नहीं मिलती है, और जल्दी नौकरी भी नहीं मिलती है, और इसीलिए हमें इसमें जोर देना चाहिए। इस जोर देने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसा आगे बढ़ना चाहिए, इसके लिए हमें सोचना है। मैं आपको बताने चाहता हूं कि दुनिया में जिस दिन से गांधी जी ने कहा कि ग्राम स्वराज और लघु उद्योग, तो प्रोपेगेंडा खूब चली कि ये तो पुरानी पीढ़ी की बात है, और हमारे लोग तो कुछ कॉलेज और स्कूल में पढ़ते थे, जो पश्चिम के लोगों ने तय किया था वही तो पढ़ते थे। किसी को पता नहीं थी कि जापान ऐसे कर रहा है, किसी को नहीं पता था कि चाइना ऐसा कर रहा है। और आज मैं कहता हूँ कि चाइना को हराना है
तो हमें लघु उद्योग के तरफ से के उपयोग करके हम कर सकते हैं। ये जो सारे जो साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सारी देश जो हैं ये चाइना को सेमी प्रोसेस गुड्स पे भेजते हैं, ये हमें भी भेज सकते हैं। तो हमें भेजेंगे तो वो सोचते हैं कि मुश्किल आएगी, कितने रेगुलेशंस हैं, सब जगह में ऑक्ट्रॉय है, ये है वो है, काम कुछ होता नहीं है। एक जहाज आती है तो उसको घुमाने के लिए इसकी सामान उतार करके बंदरगांव में और उसको घुमा के फिर बाहर निकलने के लिए तैयार करने के लिए 7 दिन लगते हैं कम से कम, और सिंगापुर में तो वो 7 घंटे में कर लेते हैं, और दूसरे देशों में 2 दिन में कर लेते हैं, पर हमारे देश में 7 दिन। आपको 200 किलोमीटर गाड़ी से जानी होगी तो 5 घंटा लगती है, वहाँ तो 2 किलोमीटर तो 2 घंटे में कर लेते हैं। सड़क इतने अच्छे बने हैं, हम तो सड़क अच्छे बना सकते हैं, हम बनाते भी हैं दूसरे देशों के लिए, जैसे मलेशिया के लिए, नाइजीरिया के लिए, इराक के लिए, परंतु तो हमारे देश में हम अच्छे रोड नहीं बना सकते क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण। और भ्रष्टाचार में जब टेंडर दी जाती है उसमें जब घूस ले लेते हैं तो जो कॉन्ट्रैक्टर है फिर वो सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट डाल देता है सड़क पर, और एक बारिश आ जाती है तो खड्डे ही खड्डे। नहीं तो क्या कारण है कि बॉम्बे में इतने खड्डे होनी चाहिए सड़कों में, इतनी आधुनिक शहर है परंतु सड़क हम बना नहीं सकते, ये कैसा हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे लोग जो बाहर से आने चाहते हैं, जो वास्तव में आने चाहिए, बाहर से पैसा आने से पर्याप्त नहीं है, और इस पैसा को हम उपयोग कैसे करेंगे, और कई ऐसी चीज़ों को जिसको हमें आने भी नहीं देना चाहिए। जैसे मुझे एक बार का पूछा गया था कि वॉलमार्ट के बड़ा विरोध हो रहा है, तो आपकी राय क्या है? मैंने कहा मैं भी विरोध करता हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो बाजारी प्रणाली के पक्ष में हैं, आप कैसे इसको विरोध कर सकते हैं? मैंने कहा वॉलमार्ट करेगा क्या? यहाँ आएगा हमारे देश में, हमारे जो कृषि में काम कर रहे हैं उनसे ये उत्पादन खरीदेगा, फिर उसको पैकेज करके एक अच्छे एयर कंडीशन यानी अलंकार करके एक दुकान से वो बेचेंगे, ये करेंगे। हमारे लोग तो वैसे भी कर रहे हैं, हमारे लोग तो इतनी मेहनत करते हैं। जो यहाँ व्यापारी लोग हैं हमारे देश में जो कृषि किसान से खरीदते हैं, वो तो 2% 1% की मार्जिन पर काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे इनकी बाहर से आने की क्या जरूरत है? तो कभी कभी लोग कहते हैं मुझसे कि तो स्पर्धा होने में क्या जा, उनको भी आने दीजिए, हम भी होंगे, और स्पर्धा में जो जीतेगा उसी का। मैंने कहा ये कौन सा स्पर्धा है? अमेरिका में कर्जा वॉलमार्ट को 2% पर मिलती है बैंकों से, और हमारे व्यापारियों को कितने मिलती है? कम से कम 12%, यानी इससे ज़्यादा, इससे कम नहीं हो सकती है, 18 तक जा सकती है, और जल्दी चाहिए तो 25 में लेना होता है। तो एक तरफ वॉलमार्ट के पास जो कर्जा मिलती है वो 2% इंटरेस्ट रेट में, हमारी जो व्यापारी हैं जो उनके साथ यानी कंपटीशन करनी है उनको 12% से ज़्यादा, और दोनों उसी श्रम शक्ति को उपयोग करने के लिए लगेंगे। तो श्रम शक्ति पर जो है श्रम है, जो मजदूर है, उसके डिमांड बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो उसकी वेतन भी बढ़ेगी। तो हमारे जो व्यापारी हैं जो कृषि में उत्पादन लेकर आते हैं थोक बाजारों से, उनका यानी क्या हाल होगा? दोनों तरफ उनकी पिटाई होगी। एक तरफ कर्जा में उनको स्पर्धा नहीं कर सकते, और दूसरे तरफ वेतन भी बढ़ जाए मजदूर का, तो उसको दोनों तरफ नुकसान होगा, तो मिट जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसका विरोध करना। एक अमेरिका से डेलीगेशन आया मेरे पास और कहा कि हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि आप जैसे जो अमेरिका में बाजारी प्रणाली के पक्षधर माने जाते थे ऐसे बोलते। तो मैंने कहा मैं तो हूँ, परंतु ये जो जमीन है वो सामान होनी चाहिए, आपके लिए फायदा हमारे लिए नुकसान, ये तो नहीं हो सकता। तो एक रास्ता निकाल सकते हैं हम। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा आप आइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ एक शर्त पर, हमारी जो कंपनीज हैं वो आपके देश में जाकर
वो आपके बैंक से 2% इंटरेस्ट लेकर वहां सड़क बनाए, घर बनाए, तो हमारी कंपनी वहां चले जाए, आपकी कंपनी यहां आ जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा वो तो नहीं हो सकता। मैंने क्यों? वो कहा वो इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने कहा तो वो तो आपका सिर दर्द है, आपको आना है, आपकी कैपिटल यहां आ सकती है परंतु हमारी लेबर वहां नहीं जा सकती है। आपको कैपिटल सरप्लस है तो उसको लेकर यहां नहीं चाहते, मेरे पास लेबर सरप्लस है उसको लेकर वहां जाने चाहता हूं। मैं सस्ता रोड बना दूंगा आपके लिए, सस्ता बिल्डिंग्स बना दूंगा, वहां इतनी महंगा है लेबर, हमारी लेबर सस्ता है, बड़ी कुशल भी है। तो इसीलिए ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो समस्या है, इतनी योगदान करने के बाद माने 100 मिलियन माने 10 करोड़ नौकरी देते हैं, 8% जीडीपी को पैदा करते हैं, 8%। और इसके अतिरिक्त विदेश में निर्यात जो करते हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में आधा तो स्मॉल इंडस्ट्रीज है। और ये स्मॉल इंडस्ट्री सिर्फ कोई सेफ्टी पिन्स बना रही है ऐसा नहीं है। अभी जो हमने यंत्र में रॉकेट भेजी जिसमें 114 या 140 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च की थी, उसमें हमारी लघु उद्योगों ने कंपोनेंट्स दी थी 8% की। यानी हमारे लघु उद्योग स्पेस के लिए भी पैदा कर सकते हैं। हमारे लघु उद्योग ऑटोमोबाइल, हमारे लघु उद्योग ऑटोमोबाइल एंसिलरीज, जो मोटर कार की जो स्पेयर पार्ट्स है उसको भी पैदा करते हैं और वो दुनिया के कंपटीशन में हर साल नंबर 1 आते हैं। जापान में एक प्राइज है डेमिंग प्राइज, उस डेमिंग प्राइज के लिए हमारी तमिलनाडु से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं और सुंदरम कंपनी एक है, वो वहाँ जापान में जाकर कंपटीशन में खड़े होकर हर साल फर्स्ट आते हैं कि सबसे श्रेष्ठ ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स कोई देश पैदा करती है तो इंडिया, और ये लघु उद्योग से होता है। परंतु लघु उद्योग के लिए कोई ख्याल नहीं करते और वो उतना ग्लैमरस भी नहीं है। सॉफ्टवेयर बड़ा ग्लैमरस है, सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए, पर सॉफ्टवेयर कितने लोगों के लिए नौकरी देगी? और सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए, उसको इंकरेज करना चाहिए, परंतु इतना पागल नहीं होना चाहिए कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको भूलना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं ये कहूँगा कि हमें इकोनॉमी बढ़ाना है तो हमें पहले ये सोचना है कि स्मॉल इंडस्ट्रीज क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, कैसे हम मदद कर सकते हैं। आज मैं कहता हूँ कि पैकेजिंग इंडस्ट्रीज हैं, मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसको हम बोझा समझते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारी एग्रीकल्चर की जो उत्पादन है, जैसे चावल है और गेहूँ है, सब्जी है, दूध है, ये सारे दुनिया के सबसे सस्ते पैदा होते हैं हमारे देश में। और उस जमीन में जहाँ उत्पादन हमारी सबसे बुरा है, क्योंकि इतने सालों 200 साल से कुछ फर्टिलाइजर नहीं लगाई गई, कुछ नहीं लगाई गई, तो अधिकांश जमीन तो उसको तो वो तो उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है। लेकिन फिर भी हमारे देश को भगवान ने 12 महीने एग्रीकल्चर करने के लिए एक मौका दिया है। हमारे देश में 12 महीने हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। यूरोप में, अमेरिका में अमेरिका में तो 5 महीने के लिए आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां हिम पड़ती है। इसी प्रकार से यूरोप में 4 महीने के लिए नहीं कर सकते हो। चाइना में 2/3 हिस्सा में 3 महीने के लिए नहीं कर सकते हो। पर हमारे देश में 12 महीने आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। इसके माने 3 फसल बो सकते हो, परंतु बोने हमारी किसान बो सकते हैं सिर्फ 25% जमीन छोड़कर एक ही बो सकते हैं जब बारिश आती है। ये हाल हमारी देश की है। यदि हम पानी, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, ये बीज, ये सारी चीज़ों को व्यवस्था कर दें तो हमारे किसान तो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ज़्यादा
पैदा कर सकते हैं। और 3 फसल बोएंगे तो इसके माने 3 गुना हो जाएगी। इतना होगा कि हमें पता ही नहीं होगा हमें क्या करना है। दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं सबसे सस्ते दाम। आज भी हमारी जो चावल है वो जापान की तुलना में 1/6 है। गेहूँ अमेरिका के गेहूँ के तुलना में 1/4 है दाम में। और हमारे देश में अन्य चीज़ भी है, फल भी है, फल उसकी बड़ी डिमांड है। मैंगो के लिए डिमांड है आज, क्योंकि हमारे देश में ठीक से व्यवस्था नहीं है मैंगो के एक्सपोर्ट के लिए, तो अफ्रीका से यूरोप में मंगवाते हैं। वो तो खाने लायक भी नहीं है, मैंने देखा है। एक बार थोड़ा खा के फिर मेरे पेट में दर्द हो गई तो मैंने छोड़ दिया। तो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका सोचा नहीं। ये इसमें ग्लैमर नहीं था, यानी जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना करके बिग फैक्ट्रीज की धुआं देखकर लोग आनंदित होते हैं, वो कृषि को देखकर उनको आनंद नहीं आता। तो इसी प्रकार से हमारे देश में गाय जो है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो बॉस इंडिकस जो हिंदुस्तान में गाय पाई जाती है वो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती है। और इसके गाय को कितना भी दूसरे लोग हमारी मजाक उड़ाएं, इस गाय के दूध में आज 14 पेटेंट्स हैं अमेरिका में, क्योंकि इतना यानी लाभदायक, यानी इतनी जो औषधि के दृष्टि से दूध और किसी गाय दुनिया में देती नहीं है। और इसीलिए तो हमारी ऋषि मुनियों ने कहा कि ये गौ माता है, इसकी रक्षा करने के लिए जो भी करना है करना चाहिए। मैंने अभी पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया है कि जो गाय की हत्या करता है उसको मृत्यु दंड देनी चाहिए। तो लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो आप। तो उसकी अभी अगले जुलाई में बहस होने वाली है। तो परंतु इस बीच में गुजरात ने कह दिया जीवन भर की कारावास होनी चाहिए। तो इतना तो आ गए है। मैं परसों आदित्यनाथ से मिल रहा हूँ तो उनको भी कह रहा हूँ कि यूपी में भी मृत्यु दंड की व्यवस्था कर दिया। मृत्यु दंड के होने इसके माने मृत्यु दंड मिलेगा ऐसा नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन वो भय तो होना चाहिए। ये ब्रीड आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, इसकी दूध का कोई मुकाबला नहीं है। और इसमें इस दूध के अनेक रूप में उसको पैदा करना, उसको चीज़ बटर, यानी इस दूध को ऐसे दूध सिर्फ नहीं रखना है, परंतु उसको अनेक प्रोडक्ट्स में इसमें लघु उद्योग की सबसे ज़्यादा योगदान होगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कृषि और लघु उद्योग की जब एक समन्वय आ जाएगी तो ये महापरिवर्तन हमारे देश में होगी। और इस महापरिवर्तन के लिए ये भी जान लीजिए, हमारी जो गाय हैं वो औसत में 200 लीटर ही देती है दुनिया एक साल में 200 लीटर। एक इजरायली गाय, क्योंकि उसको अच्छा खिलाते हैं, वो 11,000 लीटर देती है। तो आप मान लीजिए हमारे देश में लगभग 15 करोड़ गाय हैं। ये 15 करोड़ गाय सब 11,000 लीटर दूध देंगे तो मैं नागपुर में दिल्ली से तैर के आऊँगा, उतना दूध हमारे देश में पैदा होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अब पैकेजिंग है, ये हमारे फूल है, सबसे सुंदर फूल है हमारे देश में पैदा होते हैं। और एम्स्टर्डम में आज जो दुनिया के नंबर 1 मानी जाती है उससे कई गुना ज़्यादा, पर हमारे लोगों को उसको पैकेजिंग नहीं जानते, ये लघु उद्योग में आती है। तो दूध के लिए उसको पैस्चराइजिंग करके उसको फिर स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में रख के फिर विदेश में भेजना। और कौन चाहता है, कौन खरीदने चाहता है, आज तो इंटरनेट से पता हो सकता है। तो किसान तो बैठ के कर सकता है इसको, और इस टेक्नोलॉजी से वो उसके लिए उपयोग करके दूध को एक्सपोर्ट कर सकता है। और दाम कितना, यूरोप के दूध के मुकाबला में, यानी अनुपात में 1/6 है 1 पर लीटर, इतना सस्ता। तो कृषि सस्ता, लघु उद्योग की उत्पादन सस्ता, परंतु हमने ध्यान नहीं दिया और इसीलिए हम लोग पीछे भाग रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक हद तक ठीक है हमारे देश में। आज भी टोटल इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हिस्सा कितना है, सिर्फ 3%।
रोज रोते हैं कि नहीं इसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रयास करनी चाहिए। 3% है। हमारे देश में एक और विशेषता है कि जो बचत करते हैं पूंजी के लिए वो घरेलू घर है, एक घरेलू बचत सबसे अधिकतम है। 85% हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट है वो घरेलू बचत से आती है, और चाइना में 15%, अमेरिका में -2%। कैसा -2%? वो सब क्रेडिट पे चलती है, वो तो तनख्वाह से ज्यादा खर्च करते रहते हैं, वो बचत ही नहीं करते। तो इसीलिए हमारे देश के लोगों ने ये क्या, ज्यादातर मैं तो बधाई महिलाओं को दूंगा कि उन्होंने ऐसा बचत करके रखा है, और साड़ी के नीचे रोज कुछ 5-10 रुपया डाल के और आखिर में जाकर बैंक में डालते हैं। तो हमें स्वदेशी विचार होता, हमें स्वदेशी दृष्टिकोण होता, और विदेशी इकोनॉमिक्स में नहीं फंस जाते तो फिर हम कर सकते थे। आज मैं ये कहता हूँ, हमारे पास हमारी सरकार ने, हमारे सरकार में एक मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री ऐसा कुछ है, MSME माने मिनी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इसकी मिनिस्ट्री है। अब वो मिनिस्ट्री अनेक सुझाव देते हैं परंतु उसको क्रियान्वित करने के लिए कोई नहीं है। 4-5 चीजें तुरंत करनी चाहिए हमारे लघु उद्योग को उठाने के लिए। पहला, आज जो कर्जा है ये कर्जा को कम करना चाहिए। जिसका जो बैंक जो हैं ये तो कोई ख्याल ही नहीं करते हैं, उनको तो ये ग्लैमरस जो बड़े बड़े लोग आते हैं, टाटा बिरला ऐसे लोगों के लिए पीछे भागते हैं, क्यों कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाना में कि हम इतने करोड़ दिया है, फिर उसके बाद लेने के बाद मलिया जैसे लोग भाग भी जाते हैं और आप पछताते रहते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमारी बैंकों को ऐसे तैयार करनी चाहिए कि कोई भी लघु उद्योग, और मान लीजिए कोई शुरू कर रहा है, नौजवान है, अभी निकला है इंजीनियरिंग कॉलेज से या IIM मास्टर्स डिग्री MBA लेकर, उसको तुरंत लघु उद्योग लगाने के लिए मौका होनी चाहिए। अपने पांव पर खड़े होए, दूसरे से नौकरी के लिए भीख ना मांगे और दूसरे 4-5 लोगों के लिए भी नौकरी पैदा कर दें। उसके लिए उसको आसानी से कर्जा मिलनी चाहिए। आज तो इतनी सिरदर्द है। अब सरकार के तो ऐलान बहुत है कि हमने ये व्यवस्था की, वो भी की, परंतु पहला चीज वो पूछते हैं कि कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रिपोर्ट लाइए। अब ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज तो एक नहीं है, अनेक है। कोई डेलॉइट है, कोई वाटरस्टोन है, कोई अनेक आ गए हैं, विदेश से तो बहुत लोग आ गए हैं। तो ये अनेक अलग अलग रिपोर्ट देंगे और इसमें बेचारे फंस जाते हैं और फिर उनको बार बार बैंक जाना होता है। वो मैं समझता हूं कि पहला ये करना है कि कोई लघु उद्योग रजिस्टर्ड, उसकी बाकी सर्टिफिकेट सब पक्का, उसको 10 करोड़ की पूंजी चाहिए। तो यदि मॉर्गेज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो 10 करोड़ उसको सुबह 10 बजे वो अप्लाई करे, शाम को 5 बजे मिलनी चाहिए बाकी ये कर्जा, या उस ऑफिसर को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें उसका तो पैसा नहीं है, वो तो देश का पैसा है। तो ये क्यों अड़चन पैदा करता है? तो इसीलिए इस प्रकार के इंटरेस्ट रेट हमारे देश में जो इतना ऊंचा है उसको कम करने के लिए हमें कदम उठाना चाहिए। और मेरी झगड़ा ये रघुराम राजन से यही था। ओबामा ने उसकी रिकमेंडेशन दी कि उसको एक्सटेंशन देना चाहिए, परंतु नरेंद्र मोदी तो कोई साधारण आदमी नहीं है। वो ओबामा हो या ओबामा का बाप हो, सुनने वाला नहीं है। जब उसके मन बन जाए तो मैंने उसको बहुत बोला, बहुत चिट्ठियां लिखी कि इतना खतरनाक आदमी है। इसका क्या कहना था कि
ब्याज की रेट को बढ़ाना चाहिए मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब इसका असर क्या हो रहा था? यह असर सारा इकोनॉमी में पड़ रहा था। ये इसको समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बीटेक आईआईटी से किया, फिर उसने जाकर आईआईएम अहमदाबाद से किया, तो ये बिजनेस माइंड है उसका, इकोनॉमिस्ट नहीं था। इकोनॉमिस्ट माने वो तो सारा चित्र देखता है कि यहाँ ऐसा होगा तो उसकी असर वहाँ क्या पड़ेगा। पर ये जो बिजनेस वाले होते हैं वो तो सिर्फ द्विपक्षी देखते हैं। तो उसने उस बुद्धि से काम की, और मुझे लगता है कि बहुत साल अमेरिका में रहने के कारण उसका थोड़ा दृष्टिकोण भी भ्रष्ट हो गया था। तो वो यहाँ रेज करने लगा। तो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की हाल क्या हुई? अमेरिका में 1925 में राष्ट्रपति ने सारी इकोनॉमिस्ट को बुलाया और कहा कि ये बताइए कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो सारे इकोनॉमिस्ट मिलकर 1925 में राष्ट्रपति को कहा कि वेतन बहुत ऊंचा है, तो उसको कुछ तरीके से आप कम कर सकते हो, तो फिर बेरोजगारी थोड़ी कम होगी और रोजगार बढ़ेगी। अब सरलता से देखोगे तो फिर बड़ी यानी तर्कसंगत लगता है, लेकिन हुआ क्या, जैसे उन्होंने वेतन को कम किया देश में, अमेरिका में, और बेरोजगारी हो गई और कंपनीज बंद होने लगे। क्यों? क्योंकि आपने जब वेतन कम किया तो जो क्रिया शक्ति माने खर्च करने की शक्ति या परचेसिंग पावर जिसको कहते हैं वो भी कम हो गई, तो डिमांड कम हो गई, तो इस कारण से कंपनीज बंद होने लगे क्योंकि लोग खरीदने नहीं थे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ इकोनॉमिक्स जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल साइंस है, यानी उसमें उसको जनरल इक्विलिब्रियम में बैठी जाती है। उसमें यहाँ आप कुछ करोगे तो वहाँ उसकी असर होगी। तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज की जो कैपिटल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और वैसे भी वो छोटे मार्जिन में काम कर रहे हैं, तो सारे बंद होने लगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये तो लगता है जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि हमारे देश की स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री से अमेरिका में बहुत लोग डरते हैं। इन्होंने देखा कि हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनीज भी स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में शुरू हुआ था, और लेबर सरप्लस इकोनॉमी हमारी, तो उसमें बहुत तेजी से बढ़ी। तो ये सेक्टर बढ़ेगी, तो जैसे जापान ने अमेरिका को नुकसान किया था, वह जैसे चाइना ने किया है, वैसे हम भी आ जाएंगे तो इनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो ये सुनता ही नहीं था मुझसे। एक बार बात हुई थी तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो समझता हूँ एक ही रास्ता है इन्फ्लेशन के लिए, और इस रास्ते से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है, नहीं कंट्रोल हो सकती है। तो मैंने कहा तुम तो वो डॉक्टर जैसे हो जिसने कहा कि टेम्परेचर को कम करने के लिए पेशेंट को मार दो तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये सारा इकोनॉमी डूब जाएगा तो इन्फ्लेशन कहाँ होगा, तो फिर तो रिसेशन, डिप्रेशन होगा। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये इतना हाई क्यों है? कारण क्या है? इसमें हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, और जिस तरीके से हम प्रोग्राम बना रहे हैं, मैंने 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के लिए किया था, अब ऑक्शन होने लगे हैं। जैसे मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि आदेश दीजिए, हर साल ऑक्शन होती है, कितना आप हमको रेवेन्यू मिलती है ये ऑक्शन से, जितनी आप इनकम टैक्स से कलेक्ट करते हैं 4 लाख करोड़, उतना ही आपको इससे मिलती है, और हमें हर साल मिल सकती है, क्योंकि आज पहले 2G था, अब 3G आ गया, 4G, 5G, 6G, ये तो हर जी चलते चलेगा। अब जी तो माने जनरेशन। मनमोहन सिंह मैंने एक बार पूछा 2G क्या है, वो कहते हैं कि सोनिया जी और राहुल जी। तो ये, और अब कोयला का आवंटन जो है उसकी नीलाम होगी तो 11 लाख मिलेगी, और विदेश में जमा है 120 लाख करोड़ रुपए, माने इनकम टैक्स का कितना है, 30 गुना ज्यादा,
30 गुना ज़्यादा इनकम टैक्स की बराबर अब विदेश में जमा है, वो निकाल सकते हैं और निकालने के लिए तैयारी भी हो रही है। तो मैं कहता हूं कि हमारे देश में साधन की समस्या नहीं है, हमारे देश में इसको कैसा वितरण करना है, कैसा लगाना ही सोचना चाहिए। तो पहला चीज़ मैं कहता हूं कि हमारे स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ के लिए और इसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। मैं जब जाऊंगा, अभी यहाँ आने के बाद ही मैंने इसमें इतनी डिटेल्स में ज्ञान ली और मेरे पुराने पुस्तकों को खोल के मैंने देखा, और आज मैं ये कहता हूँ कि हमारे मिनिस्ट्री पर हमें जोर देकर ये कहना चाहिए। मिनिस्ट्री ने तो मुझे एक लेटर में, मैं यहाँ आने के पहले मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा नोट भेजा था, उसमें तो उन्होंने कहा कि हमने कोई यानी उसका नाम है क्रेडिट कमेटी, ये सब उन्होंने नाम दिया, क्रेडिट गारंटी फंड बनाया, परंतु उसका कुछ अभी शेष काम नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि इस देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए कि कोई भी नौजवान कॉलेज से निकलता है, थोड़ी टेक्निकल एक्सपर्टीज है या ITI जाकर आता है, कुछ भी, वो अपना दुकान खोलने के लिए उसको तुरंत 10 करोड़ तक मिलनी चाहिए, सिर्फ मॉर्गेज की प्रूफ देकर और कुछ नहीं। और ऐसा होना चाहिए कि फॉर्म सुबह भरेंगे तो शाम को 5 बजे मिलना चाहिए, ये व्यवस्था करने के लिए पहला होना चाहिए। दूसरा, हमारे देश में जो बचत करके फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं उनको 9% से कम नहीं मिलना चाहिए इंटरेस्ट रेट, ये एक होना चाहिए। और जो भी कर्जा लेता है वो भी 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बीच में है यानी सरकार को वो बिल्कुल डेफिसिट फाइनेंस से कर सकते हैं। तो हमारे देश में डेफिसिट फाइनेंस से लोग डरते हैं, हो इससे हो जाएगा इन्फ्लेशन। नहीं, यदि हमारे देश में माल पड़ा हुआ है, कोई नहीं खरीद रहा है, तो हम लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाएंगे तो फिर वो माल खरीदेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो पड़ा हुआ है खत्म हो जाएगी और इकोनॉमी मूव करने लगेगी। तो ये सारे पश्चिमी आइडियाज हमारे दिमाग में, जैसे वो NPA भी, अब NPA सब चीज NPA, हाँ कई भाई चोर हैं जैसे मलिया भाग गया या ललित मोदी भाग गया, ऐसे लोग बहुत हैं जिन्होंने बैंक को लूट कर चले गए, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इस देश में है, उसके पास फैक्ट्री है और वो 1 महीना 2 महीना में इधर उधर हो जाए तो वो सारे उसके ऊपर पड़ जाते। मैं तो कहता हूं कि ये जो NPA का कॉन्सेप्ट है ये विदेशी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनके देश में वो लिक्विडिटी से डरते हैं, वो कहते हैं ज्यादा लिक्विडिटी होगा तो फिर इन्फ्लेशन हो गया। हमारे देश में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए CRR है बैंक के पास, फिर स्टैट्यूटरी SLR है, तो कई चीज़ों से हम लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में ये जो घबराहट है NPA में, ये थोड़ा कम होना चाहिए, स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, उनको तो इंकरेज करने के लिए करना चाहिए। तो अब एक और समस्या है, मैंने देखा हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, वो कुछ मेहनत करके माल उत्पन्न करते हैं और ये पब्लिक सेक्टर को बेचते हैं या बड़ी टाटा बिरला के लोग जैसे बेचते हैं, और फिर उनकी पेमेंट आती नहीं है और रोज अर्जी दे रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, उनके मजदूर को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि कोई एक सिस्टम बननी चाहिए कि जब आपकी कॉन्ट्रैक्ट होगी, उस कॉन्ट्रैक्ट के समय पर आप अग्रीमेंट होनी चाहिए कि जब आप गुड्स को डिलीवर करेंगे उसके तुरंत बाद ऑटोमेटिकली इस जिसने खरीदा है उसके बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर होकर इस लघु उद्योग के मालिक के या लघु उद्योग कंपनी की अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो उसके बाद में डिस्प्यूट होने दो, परंतु ये हो जाए और उनको तुरंत पेमेंट मिल जाए तो आज स्मॉल इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकती है। आखिर में मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल इंडस्ट्रीज हो या बिग इंडस्ट्रीज हो, हमारे आगे जो विकास है वो ज़्यादा कैपिटल ज़्यादा लेबर से नहीं होने वाली है,
वो ज़्यादा इनोवेशन से, नई चीज़ें, पानी की समस्या है। मैंने हमारे आपके चीफ मिनिस्टर से कहा, मुझे लगता है वो कुछ करने वाले हैं उस पर। मैंने कहा कि पानी के लिए इतनी कंप्लेंट्स हैं, मैं तमिलनाडु को भी कहता हूँ कि काहे को तुम झगड़ा करते हो कर्नाटक से, कावेरी का पैसा पानी नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे। समुद्र से नमक निकाल के पीने की पानी पैदा हो सकती है, और ये कितने देश आज कर रहे हैं। इजराइल ने शुरू की थी इसको, इस टेक्नोलॉजी को। अब सऊदी अरेबिया भी सीक्रेटली इजराइल से खरीद के वो समुद्र से पानी निकालते हैं, क्योंकि इजराइल और सऊदी अरेबिया में कोई एक नदी भी नहीं है, और इसीलिए उस पानी के लिए आज उनके देश में जाकर आप नल खोलेंगे तो पानी 24 घंटे आती है, शुद्ध पानी, इसको सीधा पी सकते हो। तो वैसे ही हमारे देश में भी अब तमिलनाडु में 4 डिसैलिनेशन प्लांट लगा दीजिए, उसमें से वो निकालें समुद्र की पानी और उसमें से नमक निकाल के फिर पंप आउट करें। तो हमें तो कावेरी नदी से एक भी बूंद नहीं चाहिए, उल्टा हम कावेरी से उल्टा रास्ते में पानी भेज के कर्नाटक को भी दे सकते हैं, इतना हम पानी पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने, स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अब स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारे स्पेस एजेंसीज के लिए करके दिखाया, मिलिट्री के लिए करके दिखाया, उनकी कैपेसिटी है, हमारे बहुत होशियार लोग जाते हैं। तो इसीलिए आगे हमारी जो क्रांति होगी वो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स या चमत्कार से नहीं होने वाली है। दिखने वाली चीज़ कि बड़ा स्टील प्लांट बना दिया, भिलाई स्टील प्लांट बना दिया, बकरा नंगल का ये यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना दिया, इससे नहीं हो। इस हमारी क्रांति जो आएगी वो आएगी जब कृषि और लघु उद्योग दोनों की मुक्ति होती है, और उस मुक्ति से दोनों को हम ऐसे सहयोग करें तो जितना हम देंगे उनको उसका 5 गुना वापस वो करेंगे। ये इस हेतु से हमें करने से, इस बैंकों के जो सुधार करनी है, उनकी जो क्राइटेरिया बदलनी है, इस प्रकार से हो सकता है। यही मेरी राय है। धन्यवाद, नमस्कार।